स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे आज हम। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो हर क्वेश्चन के नीचे एनसीईआरटी में पेज नंबर दिया हुआ है जहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का टॉपिक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो टॉपिक्स ऑलरेडी आते हैं वही फिर से रिपीट मत पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपके नॉलेज जितने भी गैप्स हैं, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उनके बारे में आपको पता चल जाए, ताकि आप उन्हें पढ़ सकें अच्छे से। पहला क्वेश्चन, Anshu feels that assertive and successful women might become too powerful and neglect their family responsibilities. Explain the factors that will help in changing Anshu's attitude towards assertive and successful women. इसमें हम एटीट्यूड चेंज की बात कर रहे हैं, तो हम टॉपिक पे जाएंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। यहाँ पे हमें मेन 4 पॉइंट्स मिलते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, जिसके अंदर हम बैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी की बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो सोर्स है हमारा वो क्रेडिबल है, अट्रैक्टिव है, इसकी हमारा जो मैसेज होगा वो एक इमोशनल वे में हमारा मैसेज कन्वे होगा या फिर एक लॉजिकल रैशनल वे में। नेक्स्ट मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी डिपेंड करता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और जो हमारा न्यूज़पेपर्स हो गए, हम जो वीडियोस देखते हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर अंशु के खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात हो रही होगी, उसके अंदर क्या लेवल की पर्सोबिलिटी है, उसके अंदर कितने उसका जो प्रेजुडिस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका सेल्फ एस्टीम कितना है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल कितनी है। अगर कोई आदमी इंटेलिजेंस है तो उसका एटीट्यूड चेंज करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, लेकिन कभी कभी इंटेलिजेंट लोग लॉजिकल और नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन से जल्दी अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। Next, a person X was caught taking a bribe and his colleagues were asked to decide on what punishment he should be given. They could either let her or him go with just a warning or decide to terminate his services. After discussion with other employees of the organization, an extreme decision was taken to terminate this person's services. Identify the phenomena and explain why it occurs. ये फिनोमेना ग्रुप पोलराइजेशन का होता है। इसमें एक डिस्कशन के बाद जो ग्रुप का इनिशियल पोजीशन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पोलराइज, बहुत एट टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम पोलराइज हो जाता है। ये होता है इसलिए है क्योंकि जब हम लाइक माइंडेड पीपल के साथ होते हैं तो हमारे व्यू पॉइंट्स जो होते हैं उसके लिए हमें और भी रीजंस और भी उनके एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, जिससे वो व्यू पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, जब आप लाइक माइंडेड पीपल की कंपनी में होते हो तो आपके व्यूज वैलिडेट होते हैं उनकी वजह से, तो आपको वैलिडेशन मिलती है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट, भेड़ चाल। नेक्स्ट, जब आप सिमिलर लोगों के साथ होते हो तो आप उन्हें इन ग्रुप की तरह परसीव करते हो और बाहर से के जितने भी लोग होंगे उनको आप आउट ग्रुप की तरह परसीव करोगे, तो इसमें बायसेस आ जाते हैं कि आप अपने ग्रुप को ज़्यादा बायस करते हो, दूसरों के नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉग्निटिव थेरेपीज दैट आर यूज्ड टू रिड्यूस स्ट्रेस। कॉग्निटिव थेरेपीज अगर हम देते हैं तो हमारा ये एक थॉट होता है कि जो भी डिस्ट्रेस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे थिंकिंग पैटर्न में, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव जो है उनमें कोई इरेशनैलिटी है, उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो कॉग्निटिव थेरेपी में हम अपने थॉट्स और बिलीफ को चेंज करना चाहेंगे टुवर्ड्स अ बेटर थॉट, टुवर्ड्स अ बेटर बिलीफ। हम 2 की बात करेंगे, आरईटी, रैशनल इमोटिव थेरेपी। इसके अंदर आप एबीसी एनालिसिस की बात करेंगे, इसमें आप बात करेंगे कि आप इरेशनल बिलीफ को रैशनल बिलीफ में ले जाते हो, इसमें नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग की बात होगी। नेक्स्ट, कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी में कोर स्कीमास की बात हो रही होगी, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, इसमें हम बात करेंगे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की एंड ऑल दैट। Next, explain the alternative treatment possibilities to psychotherapy. How does rehabilitation of a mentally ill improve the quality of their life? Alternative therapies में 5 आती हैं, 5 alternative therapies. First, योगा में हम बॉडी पोस्चर्स या फिर ब्रीदिंग पैटर्न्स की बात कर रहे होंगे। मेडिटेशन में हम एक चीज़ पे अपना फोकस सारा डालते हैं। विपासना मेडिटेशन में हम अपनी बॉडीली सेंसेशन, हमारे अराउंड क्या क्या हो रहा है उस पर फोकस करने का ट्राई करते हैं। सुदर्शन क्रिया योगा में रैपिड ब्रीदिंग होती है, ये पीटीएसडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, कुंडलिनी योगा में हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं और हम मंत्रा स्टैंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, एम ऑफ रिहेबिलिटेशन। अगर किसी आदमी को काफ़ी सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर या डिस्ट्रेस था तो यूजुअली वो एकदम से अपनी लाइफ में जंप बैक नहीं कर सकते, उनको पहले कुछ चीज़ें फिर से सीखनी पड़ेंगी, फिर से लर्न करनी पड़ेगी ताकि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बन पाए। हम इसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे होते हैं जहाँ पे हम उन्हें स्किल सिखा रहे होंगे ऑक्यूपेशन के लिए, हम उन्हें वोकेशनल स्किल सिखा रहे होते हैं, हम उन्हें सोशल स्किल सिखा रहे होते हैं कि हम आपको कैसे एक कम्युनिटी में बात करनी है लोगों से, और कॉग्निटिव थेरेपी भी जिसके अंदर हम फोकस, अटेंशन स्पैन बढ़ाना, इन सब की बात करते हैं। व्हाट आर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स? डिस्क्राइब सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में एक सेवरेंस हो जाता है रियलिटी और आपके थॉट्स और इमोशंस के बीच में, और एक आइडेंटिटी शिफ्ट टाइप के हो जाता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, डिसोसिएटिव एमनीजिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और डीपर्सनलाइजेशन। डिसोसिएटिव एमनीजिया में अगर किसी के पास कोई स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है तो वो उस इवेंट के बारे में सब कुछ भूल जाता है और कोई इसका बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता, जैसे किसी के सर पे चोट नहीं लगी है लेकिन वो जस्ट वो ट्रॉमा की वजह से वो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भूल चुका है, जबकि बाकी इन्फॉर्मेशन इंटैक्ट। नेक्स्ट इज डिसोसिएटिव फूगे। इसका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आप जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट्स है उससे बाहर ट्रैवल कर जाओगे और आप वहाँ पे एक न्यू आइडेंटिटी ले लोगे। आप याद नहीं कर पाओगे कि आप पहले कैसी लाइफ जीते थे, पहले आप क्या थे, और ये डिसोसिएटिव फ्यूगे एकदम से खत्म हो जाएगा। आप एकदम से नींद से उठोगे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी ले लेता है एक आदमी। ये यूजुअली होता है क्योंकि चाइल्डहुड में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस काफ़ी हुए होते हैं। नेक्स्ट, डीपर्सनलाइजेशन। इसमें लोगों को लगता है कि वो अपनी बॉडी से, अपनी रियलिटी से कनेक्ट ही नहीं है, वो अलग ही एक ड्रीम लाइक स्टेट में चले जाते हैं।
डिस्क्राइब द डिफाइनिंग सिम्टम्स ऑफ ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर में लोग एज इनअप्रोप्रिएटली इरिटेबल होते हैं, स्टबन होते हैं, डिसोबीडियंट होते हैं और वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे होते हैं कि नहीं ये तो मेरे सर्कमस्टेंसेस थे, मेरे को करना ही पड़ा, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसऑर्डर, इसमें एज इनअप्रोप्रिएट एक्शंस होते हैं, आपके सोसाइटल, आपके फैमिली नॉर्म्स को के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, आप दूसरों को हर्ट करते हो, प्रॉपर्टीज को हर्ट करते हो। टाइप्स ऑफ अग्रेशन होते हैं वर्बल, फिजिकल, हॉस्टाइल और प्रोएक्टिव। नेक्स्ट ग्रुप्स डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट्स, आइडेंटिफाई दैट कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश प्राइमरी ग्रुप्स फ्रॉम सेकेंडरी ग्रुप्स। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि कैटेगरीज क्या होती हैं ग्रुप्स की, उनमें से एक था प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप्स वो होते हैं जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, आपको बर्थ के साथ ही मिले होते हैं, जैसे आपका रिलीजन, आपकी फैमिली। सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं जो आप बाय चॉइस ज्वाइन करते हो, जैसे आपने बाय चॉइस कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, आपने बाय योर चॉइस कोई फ्रेंड सर्कल ज्वाइन किया। दीज आर सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स यानी कि जो बने बनाए होते हैं, उनमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आप उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में होते हो, एक साथ होते हो। सेकेंडरी ग्रुप्स में ये जरूरी नहीं है। प्राइमरी ग्रुप्स में आप इतनी जल्दी लीव या एग्जिट नहीं कर सकते, सेकेंडरी ग्रुप्स को लीव और ज्वाइन करना ईजी होता है रिलेटिवली। नेक्स्ट वी आर मेंबर्स ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रुप्स एट एनी गिवन टाइम, एक्सप्लेन द रीजंस दैट मेक पीपल जॉइन ग्रुप्स। इस समय बताना है कि लोग ग्रुप्स क्यों ज्वाइन करते हैं। चैप्टर 7 का टॉपिक है, इसके रीजंस होते हैं सिक्योरिटी, लोग सेफ फील करते हैं, स्टेटस, लोगों को अपने सोसाइटी में स्टेटस लगता है अगर वो कोई अच्छे ग्रुप को ज्वाइन कर पाते हैं तो, सेल्फ एस्टीम, उनकी खुद की वैल्यू बढ़ती है, सेटिस्फैक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, हमारी नीड होती है कि हम लोगों को प्यार देना है, हमको अटेंशन चाहिए, ये हमारी नीड्स फुलफिल होती है, गोल अचीवमेंट और प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। Next, a client approaches a therapist to overcome his phobia for heights. Describe a behavioral technique that the therapist might choose to help him to overcome this phobia for heights. अगर हम कभी भी फोबिया को ओवरकम करने की बात कर रहे होंगे, आप 99% ऑफ द टाइम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की बात कर सकते हो। इस टेक्निक में आप एक सेफ एनवायरनमेंट में अपने फियर को कन्फ्रंट करते हो स्टेप बाय स्टेप। आप पहले बहुत कम लेवल के फियर को ओवरकम करोगे, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। इसका प्रिंसिपल होता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन, जो वोल्फ ने दिया था। ओवर सेशंस ये मेथड कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट जो होता है अपने फियर को सामने कन्फ्रंट कर पाता है रिलैक्स रह के। इसके नाम में इसका आंसर छुपा है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक यानी एक सेफ एनवायरनमेंट में है, स्टेप बाय स्टेप है, कंट्रोल्ड है। डिसेंसिटाइजेशन, जो भी उसका फियर है उसकी तरफ वो डिसेंसिटाइज हो रहा है, उसको स्लोली उससे फर्क पड़ना कम हो जाता है। नेक्स्ट, राधिका हैज बीन डायग्नोस्ड विद जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, एक प्रेजेंस होता है बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन का, ये एक रिस्क फैक्टर होता है। सेकंड, आप लाइफ में कोई स्ट्रेस फेस करते हो। थर्ड, जो आपका ये रिस्क फैक्टर होता है, जो प्रीडिस्पोजिशन होता है, वो ट्रिगर हो जाता है स्ट्रेस फैक्टर से और ये एक डिसऑर्डर में इवॉल्व कर जाता है। राधिका के केस में हम कह सकते हैं कि उसके पास कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थी कि वो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर को डेवलप कर सकती है, ये उसका रिस्क फैक्टर था और उसे लाइफ में कोई स्ट्रेस मिला और ये रिस्क फैक्टर ट्रिगर हो गया और फिर उसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस? गिव एन एग्जांपल। कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है अगर आपके एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए डिफरिंग थॉट्स हैं तो ये एक अनस्टेबिलिटी की पोजीशन होती है और आपका माइंड कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस पाने का ट्राई करता है, यानी कि आपके एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए जो भी थॉट्स होंगे वो लॉजिकली एक ही लाइन में होंगे। इसका एग्जांपल हो गया, अगर मेरा हेल्थ की तरफ एक एटीट्यूड है, मेरा एक थॉट है कि हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होने के बहुत बेनिफिट्स हैं, और मेरा एक दूसरा थॉट है कि हेल्थ अच्छी रखना बहुत डिफिकल्ट काम है, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ। इन दोनों में से किसी एक थॉट पैटर्न को वीक होना पड़ेगा, डिसअपियर होना पड़ेगा, तभी जाके कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस आएगी और मेरे जो भी थॉट्स होंगे वो लॉजिकली इन लाइन होंगे इस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स। हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में कि एटीट्यूड्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, इफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। इसको आप ABC करके याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बस किसी 2 को एक्सप्लेन कर। एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। ये है फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रेफरेंस ग्रुप्स। इनमें से आप किसी 2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सोमैटिक सिम्टम एंड इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में बॉडीली रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, मेरे को फटीग हो रहा है, मेरे को वीकनेस आ रही है। इसमें जो पर्सन होगा वो बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड होगा इन सिम्टम्स को लेके, वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, इलनेस एंग्जाइटी में ऐसी फीलिंग होती है कि मेरे को एक डिजीज है लेकिन वो अनडायग्नोज है, अभी पता नहीं है, मैं डॉक्टर्स पे जा रहा हूँ, डॉक्टर भी नहीं पता कर पा रहे, इसलिए मैं रिपीटेड टेस्ट कराऊंगा, मैं अलग अलग डॉक्टर्स पे जाऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा आदमी प्रीऑक्यूपाइड होता है कि उसको एक सीरियस इलनेस है और वो उसके पीछे भागता ही रहता है। यहाँ पे ये एंग्जाइटी मेन दिक्कत। नेक्स्ट, एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इस केस में मेनली ये है, इस केस में मेनली 2 लोगों की बात हो रही है, माया और रीटा। रीटा को एक प्रॉब्लम हुई मेंटल हेल्थ की, वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास गई और उसे मॉडर्न फैसिलिटीज से ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन दूसरी जगह पे माया को इतनी अवेयरनेस नहीं थी मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में, इसलिए वो एक शामन मैन पे गई है, एक हीलर के पास गई है, जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीलर है, जो काउंटर मैजिक यूज करेगा और उसके अंदर जो इविल स्पिरिट घुस गई है उसको बाहर निकालेगा। वो मॉडर्न फैसिलिटीज पे नहीं जा रही है। क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेथड यूज्ड बाय द हीलर टू क्योर मायाज इलनेस। हाउ डज दिस थ्योरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स एक्सप्लेन मायाज ट्रीटमेंट। इसमें जब हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है एक्सोर्सिज्म का। एक्सोर्सिज्म में ये थॉट पैटर्न होता है कि अब नॉर्मल बिहेवियर इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई इविल स्पिरिट, सुपरनैचुरल स्पिरिट, कोई मैजिकल फोर्सेस एक पर्सन के अंदर घुस गई है और अब काउंटर मैजिक यूज करना पड़ेगा ताकि हम उस इविल स्पिरिट को बाहर निकालें। Which approach do you think would best explain Rita's treatment? How do you think DSM-5 and ICD-10 help mental health professionals in indicating the presence or absence of disorders? Best approach जो ट्रीटमेंट के लिए होता है that is biopsychosocial approach, और DSM-5 और ICD-10 के अंदर क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें बताते हैं प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ अ डिसऑर्डर। इन मैनुअल्स के अंदर हर डिसऑर्डर के लिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अगर ये फीचर्स, ये सिम्टम्स हुए तो क्या डिसऑर्डर्स हैं। That's a wrap.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद मैं MCQs की वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो आई वुड रिकमेंड साइकोलॉजी विद विशाल पांडे। मेरे ख्याल से वो बेस्ट साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। बाकी NCERTs के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस ना करें, वही बार बार रिपीट ना करें। आपका माइंड बोलेगा, लेकिन आपको कंफर्टेबल नहीं होना। वो कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट मत करो। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, आप सैम्पल पेपर्स करो, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे वो टॉपिक्स आप फिर से रिपीट करो, वो उन कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी पाओ। दैट वुड बी अ बेटर पाथवे।